हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है इत्तम मिश्रा और 100 डेज़ विथ निवास का आज है डे 26। और ये लॉक खोलने पे ये जो दोनों जले, ये है फॉलो मी हेडलैम्प। ये कैसे होते हैं, क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज वीडियो का मेरे टॉपिक होने वाला है कि वाई नियोस। एक ही क्वेश्चन में भी और थोड़ी देर में बंद हो जाते हैं। वैसे फॉलो मी हेडलैम्प्स का यही काम ही है, हालांकि लॉक खुला हुआ है गाड़ी का। एनीवेज, तो मेन वीडियो का आज टॉपिक ये है कि वाई नियोस। मेरे पास बहुत सारे कॉम्पिटिशन है आज के डेट में। ऑटोमोबाइल मार्केट में इंडिया में बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, किसी भी लगभग हर प्राइस पे। तो उसके बाद भी मैंने अपने जो पैसे थे 7-7.5 लाख रुपए वॉटेवर, वो नियोस पे देने क्यों प्रेफर किए, आज हम उन्हीं चीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करें प्रायोरिटीज़ के बारे में, तो एज़ पर माई चॉइस, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये मैं सबके लिए रिकमेंड नहीं करता। ये बस मैंने अपने टेस्ट इसमें बता रखे हैं कि हाँ, मैंने जब गाड़ी ली तो मैं क्या सोच के गया, क्या कैसे, क्या मेरे चॉइसेस थे, क्या मेरे नीड्स थे। सबसे पहला, एज़ पर माई रिक्वायरमेंट, सबसे पहला मुझे कार में चाहिए लुक्स। बहुत मैंडेटरी है। यही नियोस अगर वो पुरानी वाली अभी भी मिल रही होती यहाँ पे जिसके DRL आते हैं, तो शायद क्या मेरा फुली चांसेस है कि मैं ना लेता, क्योंकि वो मुझे उतनी बेटर नहीं लगती। ये क्या है, कंप्लीट सा लुक देती है। इवन इसी कार को अगर आप वाइट कलर में लेने जाओ तो इसमें ब्लैक ही, ये जो है ग्लॉस ब्लैक ही आता है हर वेरिएंट्स में। ये जो है अलग से दिखता है, तो वो पहचानता है, वो भी अच्छा नहीं है। तो सबसे पहला और मेजर रीज़न था लुक्स। इस सेगमेंट में, इस प्राइस पे इतने शार्प लुक, इतने हॉट लुक मुझे और किसी में नहीं लगी। एक आप बताओगे टियागो, मैं सब कार पे आऊँगा अभी, पहले मैं अपने पर्सपेक्टिव्स बता देता हूँ। DRL किसी में नहीं। बेस वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ईरा तो छोड़ दो, मैग्ना ऑलमोस्ट बेस ही वेरिएंट है, क्योंकि मुझे बेसिक ही चाहिए थी। तो बेस के हिसाब से DRLs किसी में भी नहीं आ रहे थे, पहली चीज़। सेकंड प्रायोरिटी क्या है, मैं अंदर चलता हूँ। ओके, सेकंड थिंग इज़ इंटीरियर। देखो, एक फैमिली के हिसाब से, एक कंप्लीट कार के हिसाब से बहुत कॉन्साइज इंटीरियर है इसका, बहुत सुंदर सा। ऐसे ये कलर जो इसमें यूज़ किए गए हैं, ये सब कलर्स, ये तो टॉवेल है। आप सीट से मैचिंग देखो, ऐसा सीट की क्वालिटी, इंटीरियर क्वालिटी जितनी अच्छे से इसमें मैनेज्ड है, किसी में नहीं। प्लस सेकंड, और एक बड़ा रीज़न क्या है, इसका इंटीरियर वाइट होने के कारण एक मेरे लिए प्लस बना इस कार को लेने का, क्योंकि मेरे फैमिली में कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जो ब्लैक कार्स के अंदर जल्दी बैठते नहीं, क्योंकि उनको ऐसा क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप का फील होता है। क्लॉस्ट्रोफोबिक अगर फिर आप नहीं समझो तो मैं बता दूं एक देसी भाषा में, कि वो उल्टी वाला या फिर घुटन वाला जो फील है, वो टाइप आता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए ऐसा खुला खुला इंटीरियर जिसका हो, वो कार भी प्रेफरेबल थी मेरे लिए। मैं फ्लैश के साथ एक बार बताऊँ आपको, देखो पूरा वाइट जो इसका इंटीरियर है, ऐसे आगे से लेके पीछे तक, ये कार बहुत खुली खुली सी फील होती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था इसको प्रेफर करने का। मैं एक्स्टर ना लेने का कारण मेरा एक यही है, क्योंकि एक्स्टर में ये जो है, ये सारे फिर ब्लैक आ जाते हैं। वरना मैं सोच रहा था कि जब सेम प्राइस ऑलमोस्ट है और एक ही कार है, तो एक्स्टर ले ले, ग्राउंड क्लियरेंस अप मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस तो इसका नेगेटिव असटती है कहीं कहीं, तो वो बाद में बात करेंगे। लेकिन एक्स्टर ना लेने का कारण बस ये था, ये ब्लैक 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 ब्लैक। ओके, अब थर्ड चीज़ पे चलते हैं। अब थर्ड इज़ सेफ्टी। आप बोलोगे सेफ्टी को फर्स्ट में क्यों लगा, और अगर सेफ्टी को रखा है तो इस कार पे क्यों। मैंने क्या बोला, फर्स्ट प्रायोरिटी लुक्स, ऐसे इंटीरियर वगैरह, उसके बाद जो उस पर मैच कर जाती है उस कार के साथ सेफ्टी। अब अगर ओवरऑल बिल्ड की मैं बात करूँ इसकी, तो बिल्ड ठीक है, डिसेंट सी। ये 2 स्टार स्कोर्ड कार है, जो कि पुरानी वाली प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट में 2 स्टार इसने स्कोर करे थे, जिसमें 2 एयरबैग्स आते थे। ठीक है, अभी इस कार में 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड है। मैं दिखा दूँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ सीट में एयरबैग, सो जो भी, वो सबको पता है, दिखाने की ज़रूरत नहीं। Hyundai की किसी भी कार की किसी भी वेरिएंट में अब आपको 6 एयरबैग्स कंपलसरी मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ 2024 के बाद से, अभी से, लाइक 2024-2023 के लास्ट के आसपास जो भी गाड़ियाँ बनी, सब में 6 एयरबैग्स एज कंपलसरी आपको, मतलब एज स्टैंडर्ड आपको मिलने ही मिलने हैं Hyundai की किसी भी कार्स में। तो पहली चीज़ तो ये। सेकंड, ABS CBD सब तो खैर है, चलो वो सब भी मायने रखती है। तो जो मेरे फर्स्ट 2 चीज़ के साथ जो मैच कर जाए, उसके बाद मेरी एक प्रायोरिटी बन जाती है ये सेफ्टी। स्विफ्ट, जो कि एक बहुत अच्छी चॉइस थी, बहुत स्पोर्टियर कार है, बहुत स्पोर्टी चलाने में भी लगती है, इससे कहीं ना कहीं बेटर है वो चलाने में। मैं जानता हूँ इस चीज़ को। स्विफ्ट को ना चूज़ करने का कारण 2 था। पहला तो उसका वो आने वाला था, फेसलिफ्ट आने वाला था उस टाइम। ये कार मैंने परचेज़ की है दिसंबर 2023 में, और मेरी कार रजिस्टर्ड है जनवरी 2024 में। ये एंड के आसपास परचेज है, तो डिस्काउंट तो अच्छा मिला ही, वॉट एवर, जो कि मारुति वाले नहीं दे रहे थे। स्विफ्ट का मेरा प्लान बना था, पर एक तो DRL उस वेरिएंट में नहीं आ रहे थे, VXI में। सेकेंड थिंग,
उस टाइम उसका फेसलिफ्ट आने वाला था। हाँ, अब ले लेते तो फेसलिफ्ट का रिग्रेट रहता अगर फेसलिफ्ट बढ़िया आ जाता तो। अब बात करते हैं फेसलिफ्ट आई उसकी, तो फेसलिफ्ट मेरे हिसाब से वो स्विफ्ट लायक नहीं है, क्योंकि एक तो उसमें इंजन ड्रॉप हो गया उसका, जो 4 सिलेंडर इंजन उसके साथ आता था 1.2 लीटर का, जो 89 bhp की पावर जनरेट करता था, वो अब सीधा आ गया है 82 पे। तो एक सिलेंडर घट के 3 सिलेंडर इंजन हो गया। इवन हो सकता है माइलेज ज़्यादा दे। 3 सिलेंडर इंजन के चलते ही मैंने पंच भी रिजेक्ट करी थी। देखो, आप सब बोलोगे कि सब खराबी है कि ये नियोस ही अच्छी है, तो ऐसा नहीं, इसमें तो दुनिया भर के नेगेटिव्स हैं। मैं अभी गिना दूँ। स्विफ्ट में ORVMs पे आ रहे थे इंडिकेटर, इसके फेंडर पे ही है। वॉट एवर बहुत ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, प्लस बैठने पे रियर सस्पेंशन अच्छे तो हैं, पर इतने दब जाते हैं कि वो फिर सटने लगती है कार जंपर्स पे, ब्रेकर्स पे। तो नेगेटिव्स तो इसमें भी है, पर ओवरऑल अ गुड फिट मुझे ये नियोस ही लगी थी। अब कंपटीटर्स की बात करते हैं इसके साथ, जितने भी कंपटीटर्स आते हैं। कंपटीटर्स में मैं हर इस सेगमेंट की सारी गाड़ियों को काउंट नहीं करूँगा, कुछ को तो ऐसी भी वो वैल्यू रखती नहीं यार सबके सामने। आप जेन्युइनली मैं अगर बात करूँ तो अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो मैंने सबसे पहले देखी थी वैगन आर। ऑनेस्टली वैगन आर जो नई वाली आती है, पर पुरानी वाली जैसी मुझे पर्सनली वैगन आर नहीं अच्छी लगी, और वो बहुत खड़ा खड़ा सा उसका इंटीरियर था। स्पेशियस तो गाड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्पेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो स्पेस में इस कार में भी कोई कमी नहीं है। कहीं से भी आप अगर देखना चाहो, कहीं से भी कोई कमी इस कार में स्पेस की फ़ील नहीं होती है। तो वैगन आर तो ऐसे ही, इंटीरियर भी उसका पुराना टाइप का था, वो फ़ील नहीं दे पा रही थी वैगन आर, इसलिए रिजेक्ट हुई। स्विफ्ट के मैंने आपको बता दिए। उसके बाद मैं देखने गया था सेलेरियो। अगर पुरानी वाली सेलेरियो अभी आ रही होती तो डिस्पाइट ऑफ DRLs हो सकता है मैं सेलेरियो पुरानी वाली ले लेता, क्योंकि उसके लुक्स बहुत अच्छे लगते थे मेरे को। एक डिसेंट फैमिली कार सी लगती थी पुरानी वाली सेलेरियो, पर नई वाली उतना नहीं लगती है, जो भी है सच है। अब बात करते हैं टाटा टियागो की। मैं बेसिक जो जनरली रोड्स पे दिखते हैं उन कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। टाटा टियागो में उसका ना लेने का कारण क्या था, उसमें एक तो वो टाटा, और उसमें रिलायबिलिटी के बहुत इश्यूज़ आते हैं, जो कि रूमर्स हैं। अब रूमर्स है, सच है जो भी है। प्लस एक बहुत बड़ा रीज़न था उसके जो रियर के, बड़ा नहीं, ये एक डिसेंट रियर के ये हैं रिवर्स लाइट्स, ये एक साइड नहीं आते। इसके कारण आप टाटा टियागो के हर जगह वीडियोस देखोगे, इस साइड से गाड़ी कभी कभी लड़ जाती है रात में, क्योंकि पीछे जब दिखेगा ही नहीं रिवर्स करते टाइम, तो कार को इस साइड पता ही नहीं चलेगा, तो आदमी कहीं भी लेके चल जाए। इसलिए टाटा टियागो को एक ना सेलेक्ट करने का एक ये कारण था। प्लस टाटा टियागो का मुझे पर्सनली वो फेस अच्छा नहीं लगता, ऐसे आके जो कट सा बना रहता है, वो ऐसे आके वो ऐसे अल्ट्रोज वाला कट उसमें नहीं अच्छा लगता। DRLs उसमें आते हैं, पर क्यों आते हैं समझ नहीं आता। ऐसे एक लाइन है बस, ऐसा गोल सा, उस DRL का कोई शेप ही नहीं है, तो वो चीज़ है टाटा टियागो को रिजेक्ट करने का। अब आता टाटा पंच बहुत बोल्ड लगती है आगे से, पर अब मैंने क्यों रिजेक्ट करा, मैंने टाटा पंच मैं देखने गया ही नहीं था, टाटा टियागो मैं देख के आया था। तो टाटा पंच सबसे पहले 3 सिलेंडर इंजन, सबसे पहली बात। दूसरा, टाटा पंच के जब हम ऐसे रियर में आते तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड गाड़ी दिख रही है, ऐसे पूरा अरेंज्ड। टाटा पंच नहीं दिखती, छोटे से यहाँ से लाइट, ये ऐसे सेम उसमें भी है डिज़ाइंस, छोटे से लाइट और ये निकले, वो बहुत अजीब सा टाटा पंच का लुक ओवरऑल मेरे हिसाब से था, इसलिए मैंने उसको प्रेफर नहीं करा। अब अगर और कॉम्पिटिटर्स की बात करें, और एक कॉम्पिटिटर तो इसी की अपनी बहन ही है, बड़ी बहन छोटी बहन जो लगा लो, इसी प्राइस के आसपास। अब एक शोरूम प्राइस को मैं नहीं जोड़ रहा, पर ऑन रोड लेने से रिलेशन वैसे में बातचीत में एक प्राइस बन जाता है। एक ही ऑलमोस्ट मुझे S मॉडल इसी प्राइस के आसपास आ रहा था, ये एक्स्टर का S वेरिएंट। तो एक्स्टर ना लेने का कारण पहला तो वो ब्लैक इंटीरियर, और सेकंड थिंग क्या था, एक तो वो नया प्रोडक्ट था। नया प्रोडक्ट पे ट्रस्ट तो है, ऐसा नो डाउट। अब मुझे ये भी पता है कि ये ग्रैंड i10 नियोस सदियों से चली आ रही है, i10 फिर ग्रैंड i10 फिर नियोस, हो सकता है कल को ये जाके डिसकंटिन्यू हो जाए, चांस है। एक्स्टर अभी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसको ना लेने का कारण यही था। उसमें क्या है, उसके रियर लुक्स पे कभी कभी थोड़ा सा मुझे डाउट होता है, ऐसे वो बॉक्स सा, और आगे के हेडलैम्प्स वो स्प्लेंडर वाले टच देते हैं, और तो ये सब ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज नहीं लग रहा था मुझे, जो मुझे इस कार में लगा। अब अगर मैं बात करूँ फीचर्स की, फीचर वाइज इससे ज़्यादा फीचर इस बजट में मुझे और किसी कार में मिले ही नहीं। सबसे ट्रूली मैं अगर बात करूँ तो किसी कार में इससे ज़्यादा फीचर्स इस बजट में नहीं है। आप कुछ भी ले आओ, इवन ये देखना, ये सारा मीटर दोनों ऐसा, जो टॉप मॉडल में मीटर आता है ये सेम वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इवन TPMS तो फर्स्ट इन सेगमेंट ही है, इसके सिवा और किसी सेगमेंट में आता ही नहीं है। प्लस कुछ ऐसे हाईलाइट फीचर, जैसे मैं स्टार्ट कर दूँ इसको,
और ऐसे विंडोज़ मैंने रोल डाउन कर दिए, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर दूँ, अब मैं कहीं जा रहा हूँ, चाबी मैंने निकाल दी। अब मुझे ध्यान है कि विंडोज़ तो रोल डाउन ही है, फिर भी मुझे अप करने के लिए ऐसे चाबी नहीं लगाना पड़ेगा। चाबी मेरे हाथ में देखो, और विंडोज़ रोल अप हो रहे हैं। जब तक मैं गेट ना खोलूँ, तब गेट खोलने के बाद ये काम नहीं करती। तो ये सब छोटे छोटे हाईलाइट फीचर्स जो मुझे इसमें अच्छे लगे, हो सकते हैं किसी और में भी आते हो, पर मुझे तो नहीं दिखे थे, ऐसे मुझे पता नहीं चले थे। तो इसीलिए ओवरऑल मुझे ये कार बहुत अच्छी लगी थी। और मैंने इसको, अब बात करें अगर इकोनॉमी की, तो अभी खड़ी है 5-7 दिन से, चला ही नहीं है मैंने, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। और हमारा जो गेट है जहाँ से हमारी कार की एग्जिट है, वहाँ पे ऐसा कीचड़ टाइप का हो जाता है, क्योंकि स्लोप है, और उस कीचड़ के कारण कार स्लिप करती है। 2 बार मेरे साथ हुआ, और स्लिप्स के रिस्क से फिर मैं अभी इसको निकाल ही नहीं रहा। जब तक उसका कुछ इलाज नहीं कर देते बरसात से पहले, तब तक मैं इसको, चांसेस है मतलब मुश्किल ज़रूरत पड़ेगा तो ही निकालूंगा, ऐसे बहुत रेयरली ही निकालने जाऊंगा इसको। तो इसलिए वो अभी ये खड़ी है। माइलेज की अगर मैं बात करूं, तो मैं ट्रिप्स पे इसको ये चल गई, बताओ 3193, मान लो, हाँ 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर चल गई। और 3200 किलोमीटर्स में 2000 या 2200 किलोमीटर ये बस ट्रिप्स पे चली है, बाहर ही गई है। तो मेजॉरिटी है बाहर की, ऐसे सिटी, जैसे मैं रांची से बिलोंग करता हूँ, तो रांची में ही लोकली बहुत कम चली है, क्योंकि हमारे पास टूरिंग के लिए और भी कार्स है, और इसको जल्दी हम नहीं निकालते थे। नई कार है, इसलिए हम इसको लेके ट्रिप्स पे गए थे, अब आउट ऑफ स्टेट गए थे। अब माइलेज की अगर मैं बात करूँ, तो ऑन हाईवे ये हमें 18-19 में, मैंने हाईएस्ट 23 इसके मीटर पे देखा है, क्योंकि मैं एकदम 5th गियर पे 80 पे विदाउट रेस के मैं इस कार को चला रहा था एक हाईवे पे, जो कि लगातार अराउंड 30 to 35 किलोमीटर्स मैंने चलाए थे। तो वही 22.9 समथिंग इसमें मैंने हाईएस्ट देखा था। उस टाइम कार की स्पीड 80 ही थी, एकदम 80 पे मैं मेंटेन करके रखा था, बहुत लाइट फुट कार चल रही थी, तो वो हाईएस्ट एवरेज थी। पर अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तो उस ट्रिप में हाईवे पे इस कार ने मुझे 18-19 की माइलेज दी थी। और सिटी में, हाँ सिटी में रुला देती है भाई कभी कभी, अगर एसी ऑन है, आप सिटी में चल रहे हो, तो हो सकता है आपको 7-8 की भी दे दे। अब जो मीटर दिखाता है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, चेक तो मैंने अभी तक करा नहीं, तो जो मीटर दिखाता है उस हिसाब से हो सकता है 7-8 की भी दे दे। लेकिन सिटी में अगर आप ठीक ठाक चला लो, ज़्यादा ट्रैफिक में ना फंसो, ट्रैफिक में फंस जाते हो तब तो फिर क्या ही कहने हो, तो खड़े खड़े पूरा भी पी जाएगी तेल। पर अगर डिसेंट की बात करूँ, तो 10-11 ओवरऑल दे देती है सिटी में। तो मैं माइलेज, मेरा कोई कंसर्न था ही नहीं इस कार को लेने से पहले, वरना मैं CNG ले लेता। तो बस यही ओवरऑल मेरे रीजंस थे कि मैंने नियोस को क्यों प्रेफर करा, क्योंकि मेरे हिसाब से, जैसा मेरा टेस्ट है, जैसे मैं रखता हूँ गाड़ियाँ, उस हिसाब से मुझे एक नियोस कंप्लीट पैकेज लगा। मारुति सुजुकी की स्विफ्ट एक इसके कम्प्लीट थी, पर उसमें भी 2-3 कारण से मुझे वो पसंद नहीं आ रही थी। एक तो मारुति मैं रखना नहीं चाहता, तो शुरू से हमारे घर में Hyundai ही रही है, तो यही सब कारण थे मेरे इस कार को प्रेफर करने के। अब आगे जो गलत सही है वो आप कमेंट्स में बताना है। तो इतना ही रखते हैं भाई आज वाली इस वीडियो के लिए। और ये मेरे ओवरऑल ओपिनियंस थे, या मेरे पर्सनल चॉइसेस थे, अगर कार मैं रखूँगा तो कैसी रखूँगा। तो इतना ही रखते हैं आज वाली इस वीडियो के लिए। एंड कुछ अगर गलत सीधा ऊपर नीचे कुछ बोला हो, या फिर ऐसा कुछ मैं बताया हो कि दूसरी कार में ना आता हो, इसमें आता हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और पूरा देखने के लिए शुक्रिया।